जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियल स्टेट पे बेस्ड है और प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसे प्रॉपर्टी एक डम चीज़ है और लोग आजकल प्रॉपर्टी के बारे में बड़े बड़े रिव्यूज़ दे रहे हैं कि ये सही टाइम नहीं है प्रॉपर्टी लेने का, क्या प्रॉपर्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, क्या ये पंप एंड डंप है, क्या इससे हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डूब रही है। इन तमाम सवालात के जवाब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आप सब काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें, ताकि जो भी रियल स्टेट्स के रिलेटेड वीडियो हैं वो आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका क्या डाटा है, इसकी डिटेल क्या है, इसके क्या नंबर है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे और आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि रियल स्टेट की क्या आजकल पाकिस्तान में पोजीशन है और रियल स्टेट पंप एंड डंप है। रियल स्टेट की आजकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के हवाले से अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही। इंफ्रास्ट्रक्चर हर मुल्क का उसकी कंस्ट्रक्शन पे चलता है, लेकिन जो रियल स्टेट है वो हमारी इकॉनमी में बहुत मेजर रोल रखती है। अब रियल स्टेट दो तरह की देखें, इसमें आगे कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक डिफरेंट कैटेगरीज में ना इसमें होती है, एक प्रोडक्टिव रियल स्टेट, एक अनप्रोडक्टिव रियल स्टेट। अब प्रोडक्टिव रियल स्टेट में हाउसिंग है, कमर्शियल रियल स्टेट है, हॉस्पिटैलिटी है। ये तमाम ऐसी रियल स्टेट हैं जिसमें लोग आके रहते हैं, काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं। ये एक सब रियल स्टेट का पार्ट है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर होटल है, रियल स्टेट आ जाती हैं। टूरिज़्म है, इसमें हॉस्पिटैलिटी चलती है। कोई भी टूरिज़्म नहीं चल सकती अगर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अब ये चीज़ें आती हैं प्रोडक्टिव रियल स्टेट में और इनसे कोई ना कोई आरओआई निकाला जा रहा होता है और इसमें हम रेगुलरली मोनेटाइज कर रहे होते हैं इन सबको। और अब नॉन प्रोडक्टिव में आते हैं। इसमें कोई 20 साल आप पीछे चले जाएं तो नॉन प्रोडक्टिव ये आती है रियल स्टेट के कोई प्रॉपर्टी ली हो और उसको 20 साल से दबाया है, कोई उसका रिटर्न 10 साल बाद कोई ज़्यादा अच्छा है। ये लेट 90s में आप देखेंगे ना तो ये मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन में इंट्रोड्यूस कराया था, जिनके पास प्लॉट वगैरह कोई नहीं होता था और वो विजन लेके आते थे, फाइलें बेचते थे, उससे लैंड रिक्वायर करते थे और उससे कटिंग कुटिंग करके जो भी फाइलों से लेके लैंड कट होने तक, पोजेशन तक उसकी प्राइस इतनी बढ़ चुकी होती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक गोल्ड रश शुरू हो गया, जिसमें बैरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बैरिया टाउन एक ब्रांड बन गया। और बहुत सारे छोटे शहरों में फिर डीएचए आ गया, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी, मुमताज़ सिटी, पार्क व्यू, अब्दुल्ला गार्डन, मतलब हज़ारों सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़। इसमें डिफरेंट सिटीज़ में इतनी रियल स्टेट बढ़ गई जिसमें प्लॉट की कटिंग हो रही थी और पैसा इतना एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव हो रहा था। अब 5 लाख का किसी ने प्लॉट खरीदा, उसने 8 लाख का बेचा, 8 लाख वाले ने 16 लाख में बेचा। मार्केट में एकदम से बूम आ गई, पैसा बढ़ गया, डबल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये थी कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में तो जा रहा था लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं थी, एक वेल्थ जनरेट नहीं हो रही थी। वो पैसा एक लॉटरी की तरह था जो घूम घुमा के मतलब एंड पे 2-3 बंदों के पास ही रह जाता था, 1-2 आदमी रह जाता था, उनके पास ये सारी रह जाती थी। अब ये फाइलों और प्रॉपर्टी का जो धंधा था, इन्होंने लीगलाइज तरीके से एक लॉटरी निकाली थी पाकिस्तान में। अब इसको समझना एक बहुत ज़रूरी है। अब एक फार्म है, उसमें अगर आप फल उगाते हैं तो उसमें कोई आप पैसा नहीं डाल रहे होते कि पैसा आपको डबल होके वापसी मिल रहा है। वो आपकी वेल्थ जनरेट कर रहा है। जैसे सेब उगा रहे हैं, वो सेब आप बेच रहे हैं तो आप उसके पैसे हिवस ले रहे हैं, तो ये ओवरऑल वेल्थ बनती है। पूरे माशरे के पास ओवरऑल पैसा ज़्यादा आता है। ये अनप्रोडक्टिव तरीके से जो पैसा घुमाते हैं ना, उससे वेल्थ नहीं जनरेट होती। जो लोग जीतते हैं उनका तो बहुत अच्छा पैसा बन रहा होता है कि भाई ने पैसा डबल किया, प्लॉटों में डाला, फाइलों में डाला। और जो लोग हार रहे होते हैं उनको लॉस हो रहा होता है। जी, जो लोग हार रहे होते हैं, जो पैसा नहीं बना सकते, जो जिनको लॉस हो रहा होता है, वो बड़े शर्मिंदा भी होते हैं
और मार्केट में उसकी वजह से आवाज़ आती है। लूजर्स की कहानी हमारे तक नहीं पहुंचती, लेकिन विनर्स की कहानी हमारे तक पहुंचती है। जब भी इस तरह का कोई धंधा होता है, जो बिजनेस होता है, वो फंडामेंटल से कनेक्टेड होता है। वो हमेशा जो मतलब वेल्थ नहीं क्रिएट हो रही होती, जिसकी पंप एंड डंप हो रहा होता है, जो एक पॉइंट पे आके मार्केट क्रैश करती है। और पिछले 1-2 सालों के अंदर आप पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। और जो प्रॉपर्टी मार्केट है या रियल एस्टेट मार्केट है, उसमें कोई ना कोई फंडामेंटल पे चलना होता है। अब जैसे इसमें हाउसिंग, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी है, इसी के डिफरेंट आप केसेस को देख के आइडेंटिफाई करते हैं क्या वाकई इसकी डिमांड है, नहीं है, क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट है, प्राइस है, एसेट है, वो हमें सब लेने के बाद कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। और इसी के ऊपर हम अकाउंट्स बनाते हैं और इसी को देख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने। अब पाकिस्तान में कोई भी ना इतनी एनालाइजिंग नहीं करता, एनालाइज नहीं करता, और बस शुरू हो जाते हैं कि बड़े कनेक्शन है, पैसा डबल हो जाएगा। और कोई भी मतलब ये नहीं देखता कि इकोनॉमिक वैल्यू और रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है, हमारी रिटर्न प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है। अब पहले हम कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डिमांड अभी है भी या नहीं। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ हाउसिंग यूनिट की डिमांड है। मतलब पाकिस्तान में एक रिक्वायरमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, उनको बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। क्योंकि इकोनॉमिक का बेसिक रूल है कि डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलती है। अब सप्लाई से इससे हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा। और पाकिस्तान में अब देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड है क्यों। अब देखें, जो ओरिजिनली हमारे गांव देहात हैं, उसमें कच्चे मकान होते थे, और पिछले 20-30 सालों के अंदर बहुत से गांव से लोग शहर से आए हैं। और जिस तरह के घर आज से 50 साल और 30 साल पहले होते थे, आजकल के बड़े एस्पिरेशन फ़र्क है। आजकल के बड़े घर इस हिसाब से बड़े मॉडर्न स्ट्रक्चर है, फ़र्क है, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन गांव से शहर आ रही है, तो ट्रेडिशनली एक नया कल्चर प्रमोट हो रहा है। और छोटे यूनिट्स के अंदर पहले पूरे पूरे जहाँ पे ख़ानदान रहते थे, 3-4 भाई हैं, उनके बच्चे बीवियाँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज चेंज हो रहा है और हम सब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे किसी भी एक हाउसिंग यूनिट के अंदर मियाँ बीवी और उनके बच्चे एक फैमिली रहेगी। मतलब मल्टीपल भाई एक जगह पे नहीं रहेंगे। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला जो रिवाज है, वो पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब पाकिस्तान की एक बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। अब जो हमारे आप पिछले दौरों में चले जाएं, उन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे किए हैं। अब जब बच्चे वो बड़े हो रहे हैं, तो वो यूट्यूब देख के बड़े हो रहे हैं। मतलब एक उन्होंने ख्वाब देखे हुए हैं कि हमारे ऐसा घर होगा। ये हमारी आज की यूथ की बात करो। और जो हमारी पुरानी यूथ थी, वो करते क्या थे कि घर ले लेंगे, एक प्लॉट बना लेंगे और वो करेंगे क्या। अब ये देखें, आजकल का जो भी बच्चा है वो यूट्यूब देख रहा है या सोशल मीडिया से जल्दी से प्रमोट होना चाहता है कि हमें इजी मनी से पैसा आ जाए और हम जल्दी से तरक्की कर लें। अब पाकिस्तान की हाउसिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई साइड बिल्कुल लैग कर रही है। अब मैं पर्सनली देखें हार्डवेयर का काम करता हूँ, लेकिन आजकल उस तरह एक कहते हैं कि अब नवंबर दिसंबर में बहुत एक हॉट सेल होती है, लेकिन आजकल आप 10 मरले का, 1 कैनाल का, 2 कैनाल का, अब मॉडर्न बायर 1-2 कैनाल वाला है ही नहीं। अब पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है ना, वो आप समझे अगर आपने एक घर बनाना तो लगेगी। अब मॉडर्न बायर्स जो है आपका, वो 30s में है या 40 में है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, या गल्फ़ में बैठा हुआ है, या वो वहाँ से सेविंग करके यहाँ पे अपनी फैमिली को पैसे भेजता है, जो घर बनाती है फैमिली, ताकि हमारी फैमिली, उनकी फैमिली एक घर में रह सके। अब पाकिस्तान में एक और बड़ी बिरादरी है फ्रीलांसर, अब देख लें, या वो प्रमोट हो रहे हैं। एवरेज 30 ईयर ओल्ड जो बहुत तरह के हैं,
जिनको मैं जानता हूँ, जो 50,000 से 60,000 बंदा है जो अपनी अर्ली 30s में 5 से 10,000 डॉलर कमा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा 5,000 से 10,000 डॉलर कमा रहा है वो महीने का 3,000 से 5,000 डॉलर सेव करता है, तो वो आप सोचें 8 सवा 8 रुपए बनता है। और ये अगर आप साल पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है एस्टिमेटेड। और 2-2.5 साल के अंदर वो एक अच्छी हाउसिंग ले लगता है। ये मार्केट अभी शुरू हुई है। आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नली अब लोग बाहर से ढूंढेंगे कि हम कैसे डॉलर में कमा के पाकिस्तान में, मतलब जितने वो कमाते थे डॉलर्स में, अब वो कमा रहे हैं। ये फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ। अब बाय एंड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, मतलब ये जो है आजकल जो वक्त है, अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में टाइम है ये इन्वेस्ट करने का। ये मतलब आप प्रॉपर्टी में समझें अभी बूम नहीं है। अभी आप अपनी रियल एस्टेट में जो मतलब अब चले जाएं, अभी आपको कंस्ट्रक्शन में कोई बूम नहीं है। अब आप यूथ को देख लें, उनको एक डिफरेंट मतलब उनका एक फंडामेंट है कि हमारा मॉडर्न बाहर हो, मॉडर्न घर हो, और एक पूरी जो हमारी है 30 साल हमने रहना है, जकूज़ी हो, मतलब एक ऐसा डिज़ाइन हो, लॉन्ग हाइट लॉबी हो। एक रियल स्टेट का एक पूरा ना मॉरल ही बदल गया कि मैं जो घर से काम कर सकूं, मेरे पास ऑफिस रूम घर के अंदर होने चाहिए। ये मतलब एक बहुत ना जो एक्सपेंसिव लोग हैं, जो एक्सक्लूसिव लोग हैं। और पाकिस्तान में अब आप ये देखें, पाकिस्तान में इस टाइम रियल स्टेट फुल डंप हुई हुई है। अब पाकिस्तान में हम रियल स्टेट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रियल स्टेट इंडस्ट्री में अभी इस टाइम तो फुल हालात डंप है। अभी सेल परचेज प्रॉपर्टी की फुल डंप है। अब ये है पाकिस्तान में अभी टाइम है सिर्फ परचेजिंग का। और अगर आज आप जाके प्रोडक्टिव रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बिल्डिंग है उसमें आप देखें आयरन, स्टील, केबल, जो इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो इन कमोडिटीज़ की भी प्राइस बढ़ेगी। और जब इन कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली अब प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू मेंटेन करेगी। हाँ, डेड ज़मीन अपनी वैल्यू नहीं मेंटेन करेगी, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं कि इसकी हम वैल्यू निकाल सके। लेकिन घर है और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इसके बहुत सारे एक डिफरेंट वेज हैं कि हम इसकी कैसी पोटेंशियल, हम इसकी जो ग्रोथ है हम देखें। अब फ्रीलांसर्स और रिमोट, तो बजाय इसके कि आप बड़ी ज़मीन लेके छोटी सी कंस्ट्रक्शन करें, आप छोटी ज़मीन लेके उसके ऊपर एक छोटी कंफर्टेबल कंस्ट्रक्शन करें जो कम पैसों में हो, ताकि हमारे हालात सरवाइव हो जाए मुल्क के और लोग अपना घर बना सकें। क्योंकि अब आपका, हम इस टॉपिक ज़रा लंबा हो गया आज का, तो चले हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।